वेलकम टू क्रिकेट पॉडकास्ट विथ T&A। मेरे साथ है मिस्टर ए और मेरे साथ है मिस्टर टी। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारी टीम सिलेक्शन। क्या हमने बॉलिंग लाइनअप सही खिलाई थी? क्या हमें कुलदीप को खिलाना चाहिए था? आपका क्या ख्याल है मिस्टर टी? जी चलिए टीम सिलेक्शन पे सबसे पहले बात करते हैं। कुलदीप यादव, मैं पहली मैच से शायद नाम ले रहा हूँ उनका कि उनको तो रखना ही होगा। अब आपके पास नो बुमराह, नी इंजरी थी उनको, तो वो तो थे नहीं। तो आपके पास विकेट टेकर बॉलर कौन था? कोई नहीं। तो सीधा कुलदीप यादव अंदर आते ही थे। और दूसरी बात आप ये देखिए, आपने क्या खिलाया? प्योर 5 बॉलर खिलाए। अक्षर पटेल ऑलराउंडर थे और 4 बॉलिंग ऑप्शन थे। टोटल 5 ही बॉलर खेल रहे थे। तो पहले ही मैच से आपको 5 प्रॉपर बॉलर लेके जाने में क्या दिक्कत थी? बुमराह भी खेलते, कुलदीप भी खेलते, अक्षर भी खेलते, दुबे एक ऑलराउंडर ऑप्शन भी मिल रहे थे हमें तब तो। अगर दुबे को नहीं रखना था तब तो ईशान किशन पहली मैच से रख सकते थे आप। आपके पास 5 बॉलर कौन से होते? पहली मैच से अगर 5 बॉलर प्योर जाते तो बुमराह होते, गुरनूर होते, प्रसिद्ध होते, कुलदीप होते और अक्षर होते। बाकी का जो अभी हमारी लास्ट मैच में बैटिंग लाइनअप खेली वो होते। या फिर आपको शिवम दुबे को खिलाना ही था तो ईशान किशन की जगह पे आप उनको खिला सकते थे। पर आप वॉशिंगटन सुंदर के पीछे भाग रहे हो। वो तो ना बॉलिंग दे रहे ना उतनी अच्छी बैटिंग कर पा रहे। क्या आप ये सोच रहे हो कि वॉशिंगटन सुंदर और KL राहुल की बैटिंग सिमिलर है? राहुल लास्ट में आके मारने वाले हैं तो उतना ही इम्पैक्ट वॉशिंगटन सुंदर बैट के साथ लास्ट के ओवर में दे पाएंगे? तो आपका क्या ख्याल है मिस्टर ए वॉशिंगटन सुंदर के बारे में? और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 5 प्रॉपर बॉलर के साथ पूरे 3 के 3 मैच जाना चाहिए था, उसके बारे में? जी, तो मैं सबसे पहले सुंदर से शुरुआत करता हूँ। सुंदर की बैटिंग और राहुल की बैटिंग दोनों में कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राहुल की बैटिंग है वो सभी जगह बैटिंग कर सकते हैं और सुंदर वो आते ही मारना, उतने बड़े शॉट वो नहीं खेल पाते। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो सेट भी हो फिर भी वो बड़े शॉट ऐसे नहीं लगा पाएंगे। तो अब मैं आ रहा हूँ प्रॉपर 5 बॉलिंग ऑप्शन खिलाने पर। लास्ट मैच में हमने प्रॉपर 5 बॉलिंग ऑप्शन खिलाए थे, तो मुझे लगता है ऐसा ही खिलाना था। तो पहले वनडे, दूसरी वनडे, तीसरी वनडे, तीनों में ऐसे ही खिलाना था और कुलदीप को लेना था। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुलदीप से हमें कुछ दिक्कत है। कुलदीप को लास्ट मैच में ही लेना था या पूरी तीनों की तीनों मैच खिलानी थी? तीनों के तीनों मैच खिलानी थी। मतलब आप मुझसे एग्री करते हो? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने बोला कि कुलदीप से दिक्कत है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि टीम डिसाइड कौन करता है? कोच और कैप्टन। अगर दोनों में से किसी को भी दिक्कत है, दोनों को तो नहीं हो सकती दिक्कत, तो जिसको भी दिक्कत है दूसरे वाला बोल तो सकता है ना कि कुलदीप को खिलाना चाहिए, वो जीताएगा हमें मैच, वो हमारा विकेट टेकर है। अगर कोच को वो पसंद नहीं तो कैप्टन को बोलना चाहिए कि खिलाना ही पड़ेगा मुझे, वरना आप कैप्टन किस काम के? आप अपनी ही टीम नहीं खिला पा रहे कि आपको चाहिए पर कोच ना बोल रहे। और अगर दूसरा सोच लो कि कैप्टन को नहीं पसंद और कोच बोल रहा है, तो फिर आप कोच किस काम के कि आप जो चाहते हो कि आपकी टीम जीते उसमें आप अपने अच्छे खिलाड़ियों को नहीं खिला पा रहे। तो कुलदीप पर कुछ तो है। दोनों में से किसी को कुलदीप यादव का होना पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। IPL में भी कुलदीप यादव अभी जिस फ्रेंचाइजी में है उसमें नहीं, पर उससे पहले जिसमें थे वहाँ पे वो बाहर ही बैठे थे। वो तो हमारे जैसे जीन्स और टी-शर्ट पहन के बाहर बैठे थे। समझदार को इशारा काफ़ी है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अब कुलदीप यादव को छोड़ देते हैं। हमारी ये 3rd ODI की बॉलिंग लाइनअप पे आते हैं। तो 3rd ODI में हमारी पूरी तरह से इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप खेली, जिसमें 4 पेस से गए हम लोग और सामने वाली टीम 3 स्पिन ऑप्शन लेके आई थी। भले ही 2 5 टाइमर थे पर उनके पास 3 स्पिन ऑप्शन थे और हमारे पास 1 अक्षर पटेल। पेस तो हमारी पूरी तरह से फेल हो गई। शुरुआत तो प्रसिद्ध ने अच्छी की, पहली ओवर में थोड़े सा रन गए पर फिर 2 मेडन डाल दी उन्होंने। उनको दूसरी तरफ से साथ नहीं मिला। अर्शदीप डाली पर उतनी इफेक्टिव नहीं डाली। T20 में क्या होता है कि लोग मारने को जाते और विकेट मिल जाती है। ODI में टाइम होता है तो खड़े रह के खेलते। फिर गुरनूर बरार और प्रिंस यादव वो दोनों भी नहीं चले। आपका क्या ख्याल है मिस्टर ए इसके बारे में? जी मुझे ये लगता है कि हमारी बॉलिंग इनएक्सपीरियंस तो है, पर क्या बॉलिंग डालनी ही नहीं आती?
वो बात तो है कि आप बॉल का टप्पा तो डाल सकते हो, शायद आपको प्रेशर हो, पर बॉल का टप्पा तो गिरना चाहिए। आपको अच्छी लेंथ डालनी है, वो अच्छे से डालो तो अपने आप विकेट आएगी। चलिए विकेट ना आए, रन्स तो ना जाए। 388 वो तो बहुत रन होते। 388 चेज करना मतलब बहुत मारते ही जाना। आप समझ लो लास्ट T20 में हमने जो कंसीड किए रन, वैसे ही यहाँ पे भी किया। बॉलिंग लाइनअप भी सिमिलर ही थी कि श्रेयस अय्यर के पास T20 में लास्ट में देख लो तो कोई भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं था बॉलिंग में। अभी गिल के पास देख लो, कोई भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं था बॉलिंग में। तो मुझे तो ये लगता है कि बुमराह ना हो तो हम मैच हार जाएंगे सभी। बुमराह नहीं है, चलो आपके पास दूसरे एक्सपीरियंस गेंदबाज तो है। अब टीम सिलेक्शन पे ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो टीम सिलेक्ट करते हो आप प्लेइंग 11 में तो उनको खिलाओगे ना जिनको आपको 15 में मिले हैं। आपने मोहम्मद सिराज को रेस्ट दे दिया, क्यों? IPL को तो कितना समय हो गया। आप विराट कोहली में ये कहते हो कि वो क्रिकेट नहीं खेले IPL के बाद से, थोड़ा सा स्ट्रगल इसलिए। रोहित में भी ये बोलते हो आप, तो सिराज को तो आपने IPL के बाद से खिलाया नहीं, तो विराट, रोहित और सिराज तो सिमिलर हो गए ना। हाँ, एक्सपीरियंस बॉलर को लाना चाहिए। ऐसा तो नहीं चलेगा कि बुमराह नहीं होंगे तो हम मैच हार जाएंगे। भुवनेश्वर कुमार ने इतनी अच्छी IPL निकाली, फ्लैट पिचेस पे उन्होंने विकेट निकाले। अभी हमारे में किसी ने कमेंट किया था भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पंड्या, आप समझ लो वो भी समझते हैं कि उनको लेने चाहिए। T20 में तो ऑब्वियसली आप ले लो, क्यों नहीं ले रहे हो T20 में? चलो आपको ODI में लगता होगा कि उनकी उम्र ज़्यादा है, टेस्ट में वो फिट नहीं है कि इतना नहीं खेल पाएंगे लंबा, या ODI भी इतना लंबा नहीं खेल पाएंगे, ऐसा लग रहा होगा। पर T20 में क्या दिक्कत है? T20 में तो ले सकते हो। जी, भुवनेश्वर को तो लेना चाहिए क्योंकि वो अच्छे बॉलर है। जिस तरह से उनकी IPL गई है, फ्लैट विकेट पे विकेट भी लिए उन्होंने। पर्पल कैप भी जीत सकते थे वो, 1 विकेट से रह गए शायद। ऑलमोस्ट पर्पल कैप जीत ही गए थे। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि हम IPL का परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। आप एक तय कीजिए, या IPL देखिए या फिर डोमेस्टिक देखिए। टेस्ट में भी क्या हो रहा है, किसी का डोमेस्टिक देखा जा रहा है तो किसी का IPL देखा जा रहा है, दोनों कैसे चलेगा? या तो IPL देखिए या तो डोमेस्टिक देखिए। तो लास्ट में टीम सिलेक्शन के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कैप्टन और कोच के बीच में सहमति ना बने और कैप्टन खुद की टीम ना खिला पाए, तो फिर आप उनको कैप्टन कैसे बोलोगे? विराट कोहली थे तब उन्होंने खुद की टीम खिलाई, टेस्ट में नई सोच लाई कि बॉलर्स बॉलिंग ही करेंगे, बैटर बैटिंग ही करेंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन खिलाया था? सिर्फ 4 बॉलर खेलेंगे और वो सिर्फ बॉलिंग ही करेंगे, प्योर बॉलर खेलेंगे, नो ऑलराउंडर, बाकी के 7 बैटर ही खेलेंगे। तो ऐसा खुद की सोच लानी पड़ेगी शुभमन को, मुझे ऐसा लगता है। रोहित शर्मा ने भी अपनी मांग रखी थी जब कैप्टन बने थे, वो 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए ऐसी मांग रखी थी उन्होंने। चलो रोहित शर्मा के पास लिबर्टी थी मान लो, पर अब आप जाडेजा को भी नहीं देख रहे। क्या आप जाडेजा और सुंदर एक जैसे है? अक्सर और जाडेजा में भी कंपैरिजन करो तो जाडेजा कहीं आगे है, एक्सपीरियंस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में। तो सुंदर जड्डू के कहाँ से रिप्लेसमेंट हुए? तो सिलेक्शन में पहले से ही आप 17 सिलेक्ट करते हो, वहीं से आप बॉलिंग नहीं देते, और देते हो तो फिर कैप्टन अच्छे बॉलर को पिक नहीं कर रहा। पता नहीं टीम सिलेक्शन में ही हम लोग मैच हार जा रहे हैं। सामने वाली टीम के पास ऑप्शंस थे, जैकब बेथल जो रेगुलर बॉलिंग नहीं डालते, वो ऑप्शंस थे उनके पास कि वो बॉलिंग डलवाऊं मैं। विल जैक्स ने भी डाली, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। चलिए ऑप्शन ना हो तो कोई बात नहीं, अटैकिंग बॉलर तो खिलाइए। अभी बॉलिंग की बात चल रही है तो मैं बॉलिंग का ही बोल देता हूँ। हमने लास्ट 3 ओवर में 62 रन दिए, वही तो डिफरेंस रहा। जोस बटलर की बैटिंग देख लो और हमारे में लास्ट की बैटिंग देख लो, वही डिफरेंस रह गया। हमने लास्ट के 3 ओवर में कृष्णा, प्रिंस और गुरनूर ने 62 रन दिए। 48 ओवर में 24 रन देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, 49 ओवर में गुरनूर देते हैं 23 रन, वो तो नो बॉल भी डालते हैं। बटलर का नो बॉल मिला, ब्रूक को भी नो बॉल था, दिया नहीं अंपायर ने, बच गए। पर नो बॉल कंसर्न हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। और फिर लास्ट में प्रिंस ने कुछ अच्छा डाला ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उससे पिछली 2 ओवर में 23 और 24 रन गए हो, तो फिर 16 रन उससे तो कम ही है। तो डेथ ओवर ले लो या किसी भी डिपार्टमेंट में बॉलिंग ले लो, अच्छी ही नहीं थी। इसीलिए तो मैं आज इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में बात ही नहीं करने वाला। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आए। जी, तो मिस्टर टी आपने बोला कि इंग्लैंड की बैटिंग की बात नहीं करते, अब तो हम हमारी मतलब कि इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या ख्याल है मिस्टर टी? रोहित शर्मा नाम बड़ा है, काम भी बड़ा किया उन्होंने। बड़ा दबाव था, रूमर्स थे, रिटायरमेंट का प्रेशर था या नहीं हमें पता नहीं। उनको बोला गया था, पहले ये आया न्यूज़ में, और फिर BCCI ऑफिशियल्स ने भी बता दिया कि वो आगे तक खेलने वाले हैं। तो वो कुछ चला, रोहित शर्मा मेंटल प्रेशर में थे, रन्स भी नहीं बन रहे थे।
तो उनको रन्स बनाने ज़रूरी थे। वो बड़े अच्छे तरीके से खेले, लास्ट में थोड़ा सा इंजर्ड हुए। अब आप रोहित शर्मा के बारे में बताइए मिस्टर ए। ये जो रोहित शर्मा के 100 आए वो उनके लिए और टीम के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी था। हाँ, लॉर्ड्स में पहले इंडियन बल्लेबाज है जिन्होंने ओडीआई में शतक लगाया है। अगर इसमें 100 ना आता या रोहित शर्मा फ्लॉप हो जाते तो मैच तो गया ही था, वैसे भी गया, पर मैच तो जाना ही था और वो भी शायद ड्रॉप हो जाते, मुझे तो ऐसा लगता था। हाँ, मुझे यही लगता है कि सिलेक्टर भी देख रहे हैं रोहित शर्मा फेल हो तो हम निकाल दे। नो डाउट जायसवाल वेट कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी है, पर आप उम्र देख रहे हो या परफॉर्मेंस देख रहे हो? चाहे दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा हो, पर रोहित पहले से खेल रहे हैं। मुझे थोड़ी सी ये भी दिक्कत है कि आप उम्र देख रहे हो या परफॉर्मेंस देख रहे हो। कहीं कहीं उम्र देखी जा रही है, कहीं कहीं परफॉर्मेंस देखे जा रहे हैं, कहीं कहीं रिवर्स परफॉर्मेंस देखे जा रहे हैं कि वो अच्छा नहीं कर रहे पर उम्र कम है तो खिलाओ। अभी रोहित शर्मा विराट कोहली की क्रिकेटिंग हिसाब से वो उम्र में बड़े हैं, तो उनको ऐसा देखा जा रहा है कि अगर ये फिट नहीं है, पर दोनों ही फिट है। सेम बॉलिंग लाइनअप में ले लो, आप भुवनेश्वर कुमार और सामी को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे? क्योंकि उम्र ज़्यादा है, वो हमें 100 कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये सोच रहे हो, परफॉर्मेंस नहीं देखा जा रहा वहाँ पे। तो ये भी थोड़ा सिलेक्शन में कंसीडर करना चाहिए, तो परफॉर्मेंस पे ही जाना चाहिए हमें। मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा हो तो उम्र चाहे कोई भी हो, और हाँ, पर फिटनेस तो होनी चाहिए, फिर ले लो आप टीम में। मुझे ये लगता है कि आप उम्र पे क्यों जा रहे हो। अभी आप विराट कोहली को देख लो, विराट कोहली की भी उम्र ज़्यादा ही है, पर वो कितने फिट है। अभी आपको लगता है कि वो अनफिट है? नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। तो अभी भी यही लगता है कि वो बड़े ही नहीं हुए, उनकी उम्र वहीं पे अटक गई है। हाँ, तो इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो 2027, 28, 2029 तक भी वो खेल जाए। हाँ, वो चाहे तो खेल सकते हैं, पर उन्होंने क्या बोला है कि उनकी भूख रहेगी तब तक वो खेलेंगे। पर थोड़ा सा भी वो बोल रहे हैं कि वहाँ का माहौल भी उनको जम नहीं रहा, तो माहौल की वजह से भी थोड़ा मेंटल प्रेशर रहता होगा उन पे। मैंने वही बोला ना कि खिलाड़ी फिट हो और परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा हो तो उनकी उम्र नहीं देखनी चाहिए। तो आप रोहित शर्मा को अगर प्रेशर किया हो कि आपको हम नहीं देख रहे 2027 वर्ल्ड कप में, तो ये प्रेशर करना बंद कर दीजिए। अगर बोलना ही है तो ऐसा बोल दीजिए कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आपको टीम में रखेंगे, वरना हम दूसरे खिलाड़ी की ओर देखेंगे। सेम जड्डू को भी शायद बीसीसीआई नहीं देख रहे या सिलेक्टर नहीं देख रहे, क्यों वो पता नहीं चल रहा। चलो, परफॉर्मेंस तो डाउन होता है सभी का, पर मौका भी मिलना चाहिए बैक करने के लिए। आप सुंदर को बैक कर रहे हो, अच्छा है, पर जाडेजा अगर सुंदर से अच्छा कर रहे हैं तो उम्र कोई भी हो उनकी, उनको लेने में क्या अर्ज है। तो चलिए मिस्टर टी, अब गिल पे आते हैं। हाँ, तो गिल की बल्लेबाजी अच्छी रही, अच्छे बैटर है, अच्छे रन्स बना रहे हैं, अच्छे शॉट मार रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है कि विराट कोहली का नया रूप आ रहा है। पर एक दिक्कत आ रही है, आप पहली मैच से देख लो, पहली मैच में उन्होंने 80 रन्स बनाए और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। दूसरी मैच में वो 31 पे आउट हो गए और पहली बैटिंग थी, ये मार्क करना। फिर से थर्ड मैच में हम चेज कर रहे थे, वो 60 रन्स पर पहुंचे, उनकी हैमस्ट्रिंग्स फिर से दर्द देना शुरू कर गई। तो फिटनेस इश्यू आने लगे और आप 70-80 रन्स पर पहुंचो और आप एक पैर पे खेलने लगो या फिर बड़े शॉट खेलने लगो और 387 का चेज हो, तो पूरी टीम प्रेशर में आ जाएगी। फिटनेस पे काम करना पड़ेगा मुझे लगता है गिल को, स्पेशली जो उनको दिक्कत आ रही है कि हैमस्ट्रिंग खींच जा रही है। चाहे गर्मी हो, आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी देखो, रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग खींची चलो, पर 100 के बाद, और उनकी उम्र और गिल की उम्र में शायद से 15 साल का गैप है। तो गिल तो यंग है ना, तो फिर इंजरी थोड़ी देखनी पड़ेगी क्योंकि उनको तो लॉन्ग जाना है। जी, गिल को फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पहली ओडीआई में भी उनकी हैमस्ट्रिंग खींच गई थी, वैसे ही तीसरी ओडीआई में भी खींच गई थी हैमस्ट्रिंग उनकी। इसी वजह से तो वो मारने पे आ गए थे। हाँ, तो फिटनेस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो वो अच्छे बल्लेबाज है। अगर फिटनेस पे ध्यान दे दे तो जो 80 बना रहे वो 150 फर्ज कीजिए, तो रन्स कहाँ जाएंगे इंडिया के। सेट बल्लेबाज खेल रहा हो वो भी डिफरेंस हो जाएगा। तो वो फिटनेस पे ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। भले ही हमको यहाँ पे बैठ के बोलना है, उनको 40 डिग्री में खेलना है, पर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है और बाकी हमने पिछले क्रिकेटरों को भी देखा है इतनी गर्मी में खेलते हुए, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल पिच थी और बैटिंग के लिए इतने इजी रूल भी नहीं थे पहले। तो पहले के खिलाड़ी ज़्यादा फिट थे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए मिस्टर ए, अब विराट कोहली की बैटिंग पर आते हैं। जी, विराट कोहली ने बैटिंग तो अच्छी की,
पर उन्होंने जो शुरुआत की वो थोड़ी मुझे अजीब सी लगी। क्यों? वो तो तेजी खेल रहे थे। तेज खेल रहे थे, पर सैम करन को जिस तरह से उन्होंने खेला, आते ही आगे आए, मारना शुरू किया, पर वो बीटी हो रहे थे। हाँ, वो क्या जोर से मारने जा रहे थे। आप देख लीजिए, वो 17 गेंद पर 23 रन पे थे, फिर 26 गेंद पे 26 पे पहुंचे। बाकी की गेंदों पर क्या हुआ? डॉट पे डॉट चले गए। क्यों डॉट पे डॉट चले गए? इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, या फिर इतनी अच्छी फील्ड लगाई हुई थी, या पिच से इतना कुछ हो रहा था? नहीं, विराट कोहली जोर से मारने को देख रहे थे। अगर वो टाइम करने को देखते तो चौके भी मिलते और रन्स भी बनते। तो उनका वो स्ट्रगल वाला पीरियड रहा। उन्होंने थोड़ा स्लो भी खेला, आप जैसे बता रहे हो कि शुरुआत थोड़ी तेज की, पर फिर टेंटेटिव लगे। विराट कोहली ने जो सैम करन में डॉट खाए, उसकी जगह 1 रन लिया होता तो रोहित शर्मा स्ट्राइक पे आते। रोहित शर्मा जिस तरह के फॉर्म में चल रहे थे उस वक्त, सैम करन को बहुत ही अच्छा खेल रहे थे वो, तो सैम करन के बॉलिंग में रोहित शर्मा स्ट्राइक पे आते तो रन ज़्यादा बनते, मुझे ऐसा लग रहा था। एक ही बल्लेबाज था जिसने सैम करन को अच्छे से खेला, वो रोहित शर्मा ही थे, तो सिंगल्स तो बनते थे। विराट कोहली जाने ही इसलिए जाते हैं कि डॉट बॉल्स कम खेलते हैं, पर जोर से मारने में वो भी डॉट बॉल खेल गए, प्रेशर बिल्ड हुआ। फिर रोहित शर्मा की थोड़ी इंजरी सामने आई तो वो तो हर गेंद मारने चले और फिर वो आउट हो गए, तो विराट कोहली पे पूरा प्रेशर आ गया। फिर आए ईशान किशन। तो ईशान किशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे मिस्टर ए? ईशान किशन ने आते ही थोड़ा वक्त तो लिया, पर जैसे ही वक्त ले लिया, बाद में वो उतना मार नहीं पाए, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब कि सेट होके आउट हो गए। हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बॉलर को देख के मारना चाहिए। सैम करन की गेंद उछली, वो नीचे बैठ के मार रहे हैं। वो स्पिनर तो नहीं है सैम करन, उनका हाई आर्म एक्शन है, ऊपर से आती है गेंद। अगर सैम करन स्पिनर भी होते और इतनी पीछे गेंद गिरती तो वो उछलने ही वाली थी। आप एक शॉट मार के आउट हो जा रहे हो, उसकी दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो, हर कोई आउट हो जाता है मारने में, चलो। पर जिस तरह से आउट हो रहे हो ना, प्रॉब्लम वहां पे है। आप गेंद नहीं देख रहे, आप सीधा मारने को देख रहे हो कि मुझे यहाँ मारना है। आपको लाया किस लिए गया श्रेयस से ऊपर 4? क्योंकि सामने से लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑपरेट कर रहा था, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको लाया गया। तो हैरी ब्रूक ने क्या किया? विल जैक्स को दे दी, उनको विराट कोहली ने टेक ऑन कर लिया, 2 छक्के लगा दिए, आराम से उन्होंने 17 रन या 18 रन उस ओवर से ले लिए। नेक्स्ट ओवर में आए जैकब बेथल, उन पर वो ईशान किशन को करना चाहिए था, वो उनसे नहीं हो पाया। आपको भेजा ही इसलिए गया था कि आपको मारना है उनको। तो ईशान किशन आपको नीचे रन्स नहीं दे रहे, तो आप ऋषभ पंत की ओर भी देख सकते हो, क्योंकि वो बैटिंग भी वहां पे करते हैं, और आपको राहुल के साथ एक एक्स्ट्रा कीपर भी मिल जाएगा। पर जब तक हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है तब तक, वरना तो राहुल ही खेल रहे हैं एज अ विकेट कीपर। आपका क्या ख्याल है ऋषभ पंत के बारे में? जी, ऋषभ पंत को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ईशान किशन से रन नहीं बन रहे अभी, तो इसलिए ऋषभ पंत को लेना चाहिए, शायद वो रन बना जाए अपने। अगर रन्स ना भी बनाए तो ईशान किशन भी अभी नहीं बना रहे, और शायद नीचे उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं है, तो सेट होने में भी देर लगे, तो वो बना भी ना पाए। तब तक अगर ऋषभ पंत सेट हो गए तो वो हम तो जानते ही है कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि ईशान किशन नंबर 4 या नंबर 5 पे फिट है। आप नंबर 4 पे फिट कर रहे हो तो आप ये सोचो कि नंबर 4 हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। 2019 वर्ल्ड कप तक हमारा नंबर 4 फिक्स नहीं था, हमें 2023 वर्ल्ड कप में सीधा नंबर 4 मिला श्रेयस अय्यर के रूप में। बीच में हमारा नंबर 4 कोई सेटल ही नहीं था, कभी रैना आते थे, कभी रायडू आते थे, कभी मनीष पांडे को खिलाया, कभी रहाणे को खिलाया, सेट ही नहीं था हमारा नंबर 4। हाँ, एक बात अलग है कि उन सभी को 4 पे कंसिस्टेंट मौके नहीं मिले, तो फिर वो परफॉर्म भी नहीं कर पाए। तो फिर उनको सफल करना सही, ये भी खुद को पूछना चाहिए। अभी श्रेयस अय्यर तो 5 पे आते हैं। मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि आपको बैटिंग ऑर्डर क्यों इतना सफल करना है, क्योंकि श्रेयस अय्यर 4 पे अच्छा ही खेल रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही आ रहा है। खराब परफॉर्मेंस अभी तक इतना आया नहीं है नंबर 4 पे। हाँ, मैंने वही बोला ना, बड़ी मुश्किल से मिला है हमें नंबर 4 का बल्लेबाज, तो ये देखना पड़ेगा आपको ये सब कुछ सफल करने से पहले। फिर अब अय्यर पे ही आए हैं, तो अय्यर पे आ जाते हैं। किशन तो आउट हो गए मार के शॉट, अय्यर ने 2 बॉल लिए और फिर आउट होके चले गए। ऊंचा शॉट मारा, मून बॉल डाला था कुरन ने और आउट होके चले गए। और अक्षर पटेल ने भी आते ही शॉट घुमाया और आउट हुए। राहुल आए थे अय्यर के बाद, पर मैं उनकी बात बाद में करूंगा। मेरा एक सवाल है, क्या ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल थोड़ा सा टाइम और ले सकते थे? आपका क्या ख्याल है मिस्टर ए? जी, ले सकते थे,
ईशान किशन ने तो थोड़ा टाइम लिया, पर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल दोनों को लेना चाहिए था, क्योंकि अय्यर तो तीसरी गेंद पे चले गए 0 बनाकर, और अक्षर पटेल ने क्या किया पता नहीं चला। चलिए मानते हैं कि रन्स बहुत चाहिए थे आपको, कि मारना ही है, पर आप 1-2 गेंद और ज्यादा ले सकते थे। हम सब आपको जानते हैं, खिलाड़ी को शायद खुद को भरोसा नहीं होगा खुद पर कि वो इतना इम्पैक्ट कर सकता है इतनी गेंद डॉट खेलने के बाद, पर हम फैंस को तो होता ही है। अगर श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं तो वो खुद की रन रेट या स्ट्राइक रेट अप ले जाएंगे और मैच को जीता जाएंगे। हमें ये एक्सपेक्टेशन और थोड़ा सा भरोसा रहता है। सेम अक्षर पटेल पे भी, वो भी मारते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मारते, पर गलत तरीके से आउट हो जाओ ना तो थोड़ी दिक्कत होती है। पर कल ऐसा मान लो कि 387 बहुत बड़े रन है, उनको चेज करने के लिए आपको जो रन रेट चाहिए थी वो बहुत ज्यादा थी। 15 रन पर ओवर चाहिए था जब अय्यर आए तब, तो दिक्कत तो रहेगी। पर 2 गेंद लेके आप 25 रन भी आराम से ले सकते हो। आप उतने कैपेबल हो, श्रेयस हो या फिर अक्षर हो, दोनों कैपेबल है, ईशान भी कैपेबल है। मुझे तो लगा जब ईशान आउट हुए ना तभी हम मैच हार गए, क्योंकि वो जो कोलंबो में पाकिस्तान के सामने पारी खेली थी वो बड़ी तेज पारी थी और पिच भी आसान नहीं थी, और यहाँ पर भी लॉर्ड्स की पिच भी आसान नहीं थी। बॉल रुक के आ रहा था, कभी जोफ्रा आर्चर की गेंद देखो तो उठ रही थी गेंद, तो ये सब दिक्कतें तो थी। पिच डिफिकल्ट थी, रन्स ज्यादा थे, तो बल्लेबाज की इतनी गलती नहीं गिन सकते हम लोग। मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रेयस अय्यर ने 2 गेंद डॉट तो खा ली थी, तो 1 गेंद बची थी, वो भी सेंग कुरन की। आपको पता है कि वो धीरे ही डालते, तो आपको एक बॉल ध्यान से खेल लेना चाहिए था। हाँ, तो आउट नहीं होते तो शायद रिजल्ट हमारी फेवर में भी आ सकता था। विराट तो खेल ही रहे थे, भले ही वो फिर आउट हो गए। रन रेट ज्यादा थी, डिफिकल्ट थे रन करने, पिच भी डिफिकल्ट थी, पर कर सकते थे। 360 तक तो पहुंच गए, 27 रन शॉर्ट रह गए। वो कहाँ शॉर्ट रह गए? हमारी लास्ट की 3 ओवर की पुअर गेंदबाजी और ब्रिलियंट बल्लेबाजी जोस बटलर की, वही डिफरेंस रहा। मैंने आपको बताया था मैच देखते वक्त कि केएल राहुल डिफरेंस कर सकते हैं मैच अगर हमें जीतना है तो, क्योंकि जो जोस बटलर ने पारी खेली उसी नंबर पर या फिर उसी वक्त राहुल को भी वही पारी खेलनी पड़ेगी। तो राहुल तो आए, 2 चौके बढ़िया लगाए। 2 चौके से ही मुझे याद आया कि श्रेयस और ईशान हवा में मारने की बजाय वो चौके के लिए भी देख सकते थे। उन्होंने सीधा छक्का ही देखा, वहां विकेट गिरी। भले ही राहुल तीसरी गेंद पर ही बोल्ड हो गए 2 चौके मार के, पर उन्होंने देखा कि मैं गैप पे देखता हूँ। आप रूट को देख लो, कहाँ मारते हैं वो। बटलर ने छक्के लगाए पर रूट ने तो गैप ही निकाले, रिवर्स लैप किया, कभी स्वीप किया, कभी मिड विकेट की ओर चौका मारा, पर सभी गैप, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है छक्के मारना, उनकी स्ट्रेंथ है गैप निकालना। तो ये कर सकते थे मेरे हिसाब से हमारे श्रेयस और ईशान। आपका क्या ख्याल है मिस्टर ए? जी, कल रूट ने जिस तरह से गैप निकाले, बढ़िया निकाले। जो बॉल जहां आ रहा था उस हिसाब से वो बॉल को मार रहे थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिस एंगल में बॉल को जाना चाहिए था वही एंगल पे वो मार रहे थे। हमारे और इंग्लैंड के बीच डिफरेंस वहाँ भी आया कि स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। कुलदीप यादव के बारे में अब बात नहीं करेंगे, बहुत कर ली हमने बात। उन्होंने जो स्पिन डाली वो हम नहीं डाल पाए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि हमारे कप्तान ने अटैकिंग फील्ड नहीं लगाई उतनी कि अक्षर पटेल उतना परचेस दे पाए हमें। हैरी ब्रूक को देख लो, फील्ड भी ऐसी दी थी कि सिंगल ना आए। चलो आप मार खा रहे हो तो 2 चौके एक्स्ट्रा खा लेना, पर सिंगल ना दो तो क्या होगा कि एक ही बैटर रहेगा स्ट्राइक पे, तो बॉलर को भी थोड़ा आइडिया रहेगा कि वो क्या कर सकता है। हर गेंद नए बल्लेबाज को डालोगे, एक पे चौका दूसरे पे सिंगल, तो हर गेंद नए बल्लेबाज को तो वो भी प्लान करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ी फील्डिंग प्लेसमेंट भी अटैकिंग नहीं थी हमारी। तो स्पिन डिपार्टमेंट हमारा एक ही अक्षर पटेल ही थे, कितना कर लेते। वो अगर फ्लाइट दे और मार पड़े तो भी हमें दिक्कत आएगी, और जैसे वो 61 रन्स दे के निकल गए और एक भी विकेट नहीं ली तो भी हमें दिक्कत आई। पर 61 रन्स इतने खराब नहीं है जितने गुरनूर ने 97 दिए या कृष्णा ने 70+ रन दिए, उतने खराब नहीं है 61 रन्स, पर विकेट नहीं ली तो हमें वो दिक्कत आई। टोटल 3 ही विकेट गिरे इंग्लैंड के। तो हमारी बॉलिंग कंसर्न है, स्पिन अच्छा खेले भी नहीं हम लोग बैटिंग में कि रन्स बनाने थे, रन्स बने भी नहीं। और जब हमारी स्पिन चल रही थी तो हमने उतनी अटैकिंग फील्ड भी नहीं दी कि स्पिन थोड़ा इम्पैक्ट डाल पाए। हाँ, तो मिस्टर ए, आप क्या कहोगे इसके बारे में? मैं गिल की कप्तानी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। गिल की कप्तानी इस मैच में थोड़ी साधारण सी रही है। इस सीरीज में ही देख लो, दूसरी मैच थी हमारी, उसमें हमको डिफेंड करने थे रन, तो उसमें हमें जब विकेट मिले तब अग्रेसिव होना था। हम अग्रेसिव तो हुए कप्तानी में भी, पर ओवर अग्रेसिव हो गए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बुमराह की बॉलिंग हमने दे दी,
6 से 8 ओवर उधर ही खत्म हो गए उनके। तो मुझे ये लगता है कि आपको एग्रेसिव होना चाहिए, पर उतना भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि आपको सारे ओवर बुमराह के या किसी भी अच्छे बॉलर के वहाँ ख़त्म कर दे। जी, बैलेंस होना चाहिए, अटैक भी करो डिफेंस भी रहो, दोनों ओवर नहीं होने चाहिए। एक्सेसिव अटैक भी नहीं चलेगा और एक्सेसिव डिफेंस भी नहीं चलेगा, बैलेंस होनी चाहिए कप्तानी में। हाँ, वो थोड़ी सी कप्तानी कंसर्न तो रहा। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया था तब 3 ODI में से भी 2-1 से हार के आए थे, तब भी सेकंड ODI थी ना, वो हम लोग जीत सकते थे ऑस्ट्रेलिया टूर वाली, पर वहाँ भी थोड़ी सी कैप्टनशिप में बॉलिंग चेंजअप में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, हार गए हम लोग। तो थोड़ी सी अभी सीख रहे हैं कैप्टनशिप, समझ रहे हैं हम लोग भी कि सीखते सीखते हो जाएगा, पर थोड़ा अल्ट्रा एग्रेसिव और अल्ट्रा डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, बैलेंस में रहना अच्छा रहेगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से आज के सभी पॉइंट कवर हो चुके हैं, तो पॉडकास्ट को यहीं एंड करें। जी, यहीं एंड करते। तो ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आपके क्या ख्याल है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। तो अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।